संघ कार्यपालिका। तो यहां पर संघ कार्यपालिका आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करते हैं। अब हम जो है स्टार्टेड कर रहे हैं। अभी तक तो हमने लोक अधिकार, सॉरी, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भारतीय संविधान की विशेषताएं, उद्देश्य का वगैरह के बारे में आपको बताया। अब हम आपको जो प्रकाश डालेंगे, राष्ट्रपति क्या है, क्या उनके आर्टिकल्स, कौन से आर्टिकल्स के अंदर उनका नियुक्ति होती है, क्या उनकी प्रक्रिया है, क्या उनकी शक्तियां हैं, इन पर प्रकाश डालेंगे। ये राष्ट्रपति जो हैं हमारे संविधान के बहुत एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं वो बड़ी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, राष्ट्रपति चुनाव तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, क्या उनकी प्रक्रिया, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन राष्ट्रपति की जो शक्तियों का जो वर्णन है, आपातकालीन शक्तियां, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। लेकिन मैं आपको राष्ट्रपति सिर्फ संक्षेप में ही समझाऊंगा, क्योंकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं होता। जो इनका जो इंपॉर्टेंट पहलू होता है राष्ट्रपति की शक्तियां, और उसमें भी सबसे बड़ी संकटकालीन शक्ति जो भारत के लिए बहुत अति आवश्यक होती है, भारत जैसे देश के अंदर। तो उसके लिए वो मैं आपको स्पेशल रूप से बताऊंगा। तो मैं अब आपको स्टार्ट करता हूं राष्ट्रपति। आर्टिकल आर्टिकल नंबर 52 से लेकर 78 तक राष्ट्रपति का के बारे में, किस तरीके से इनका निर्वाचन होगा या चुने जाएंगे, ये इसकी सारी की सारी बारे में वर्णन करता है। हर आर्टिकल का एक एक लाइन वो करता है। राष्ट्रपति आप ये समझ लें सबसे पहले तो, क्या धीरे धीरे जब आपको बताया जाएगा तो आपकी समझ में आएगा कि राष्ट्रपति क्या है और क्या इनकी शक्तियां हैं। तो उसको समझने के लिए हम अपने उसमें मतलब के मुद्दे पर आते हैं कि कैसे उसे समझा जाए। आर्टिकल 52 कहता है भारत देश के अंदर एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार या तो स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारी द्वारा करेगा। अर्थात दोबारा बताता हूं, संघ की कार्यपालिका शक्तियां, जैसा कि मैंने कार्यपालिका वगैरह आपको बताई हुई है, सब कार्यपालिका शक्तियां आगे बता दूंगा, सारी की सारी क्लियर करूंगा आपको। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, अर्थात वह उसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार या तो स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारी द्वारा कराएगा। अब कार्यपालिका समझ लो, संसद, पहले तो सेंट्रल समझ लो, सेंट्रल क्या क्या है, सेंट्रल में क्या क्या आता है। राष्ट्रपति, केंद्र सरकार में क्या क्या आता है, पहले तो राष्ट्रपति महोदय। संसदीय कहीं कहीं बताने में मैं सम्मान सूचक शायद शब्द ना लगा पाऊं या भूल जाऊं, तो राष्ट्रपति से मीनिंग हमारा आदरणीय राष्ट्रपति साहब होगा। लेकिन क्योंकि हमें तो पढ़ा रहे हैं तो इसलिए बहुत ज्यादा सम्मान सूचक शब्द लगाना उचित नहीं होता। तो मैं बता रहा हूं कि सम्मान सूचक, वैसे तो राष्ट्रपति का पद बहुत ऊंचा है, लेकिन राष्ट्रपति जब तक बनेंगे नहीं तभी सम्मान ऊंचा है, सिर्फ इलेक्शन लड़ने से नहीं। तो मेरा कहने का मतलब है कि वैसे तो आप हर जगह जहां मैं राष्ट्रपति बोलूं सम्मान्य समझने की वो करें। तो सबसे पहले हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट में सबसे पहले एक राष्ट्रपति होंगे, दूसरे पे एक संसद होगी। तो राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका के अध्यक्ष, दूसरे नंबर पे एक संसद होगी। संसद के अंदर दो सदन होंगे, लोकसभा और राज्यसभा। ये केंद्र सरकार के बारे में बताऊं तो पहला अंग कार्यपालिका और लोकसभा ये कानून बनाने का कार्य करेंगे, तो ये विधायिका हो जाएगी। और तीसरा अंग होगा न्यायपालिका, तो न्यायपालिका में उच्चतम न्यायालय हो जाएगा। बस इतना सा खेल है साहब,
इतना सा खेल है सेंट्रल गवर्नमेंट का, बस समझने का है, बस समझने वाली बात है कि आप समझ लें। अगर कोई पूछता है कि केंद्र सरकार, तो केंद्र सरकार का मतलब राष्ट्रपति, संसद और उच्चतम न्यायालय, इसी के अंदर पूरा ये संविधान उस लेवल तक का चक्कर लगाए। तो संघ की कार्यपालिका का हेड बता दिया मैंने, राष्ट्रपति महोदय। वो या तो स्वयं काम करेंगे, दूसरे से कराएंगे। 53 कहता है चुनाव कैसे होगा साहब इनका, राष्ट्रपति का। अब चुनाव पे आ जाओ। आर्टिकल 54 कहता है राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य वह राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करेंगे। सीधा साहब बिल्कुल फंडा है। चुनाव आर्टिकल 54, राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सदन के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य करेंगे। राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करेंगे और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करेंगे। तो एक तो ये फंडा क्लियर होना चाहिए आपको कि कैसे उनका चुनाव होगा। पद्धति क्या होगी, किस पद्धति से इनका चुनाव का तरीका। एक तो चुनाव बताया कि भाई चुनाव में कौन कौन आदमी इनका चुनाव करेगा। एक पद्धति क्या होगी, ये आर्टिकल 55 बताता है। आर्टिकल 55 क्या बताया, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाएगा। हेडिंग है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाएगा। राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन, एक तो पहले बता दें आपको, लोकसभा का चुनाव जो होता है वो तो जनता सीधा वोट डालती है, वोट डालती है। वो वोट एक आदमी एक वोट डालते हुए आपको दिखता है। इस तरीके से वोट, डायरेक्ट वोट पब्लिक से नहीं डलवाई जाती हमारे यहां राष्ट्रपति। तो सबसे पहले राष्ट्रपति का चुनाव जो है, निर्वाचन जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार होगा। अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार होगा। इस पद्धति को याद कर लें आप, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार होगा। इसके फार्मूले जो संविधान में दिए गए वो कैसे निकाले जाएंगे वो आगे बताइए आप। और एकल संक्रमणीय मत के होगा, किस व्यक्ति को कितने मत देने का अधिकार होगा वो भी एक फार्मूला है, उस फार्मूले से निकाले जाएंगे, द्वारा होगा। तो अर्थात पहली बात तो चुनाव सीधे जनता की वोटों के ना द्वारा होगा। प्रतिनिधि जो जनता के द्वारा चुने गए हैं वो वोटिंग करते हैं, अर्थात कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष वोटिंग द्वारा होता है इनका। लेकिन उसका एक विधि है जो इसमें संविधान में डिस्कस की गई है। तो पहले चुनाव निर्वाचन जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार होगा, या इसे आप कह सकते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार होगा, और एकल संक्रमण मत द्वारा होगा। तथा ऐसा निर्वाचन में मतदान गूढ़ सलाका द्वारा होगा, तथा ऐसे निर्वाचन में मतदान गूढ़ सलाका द्वारा होगा। ये शब्द याद रखें, ऐसे ही लिखने हैं। इसका एक फार्मूला दिया गया है। मान लो सपोज करो महाराष्ट्र राज्य है, तो महाराष्ट्र राज्य की टोटल जनसंख्या कितनी है, वहां की विधानसभा में कितने सदस्य निर्वाचित हुए, उनकी कुल संख्या। महाराष्ट्र में कितनी, महाराष्ट्र मतलब सभी प्रदेशों का अलग अलग इस तरीके से लगेगा, हिसाब लगता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। वो आपको बस जनरल उसके लिए बता रहा हूं कि क्वेश्चन प्रश्न के रूप में कि किस तरीके से आपको एग्जामिनेशन में आए तो कैसे करें। अगर पूछ लिया जाए कि कैसी पद्धति है चुनाव का, तो ये है राज्य की टोटल जनसंख्या को विधानसभा में जितने निर्वाचित सदस्य होकर आए हैं उससे भाग दे दिया जाएगा।
ऐसा समझ लें जैसे राज्यों की जनसंख्या बटे विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, इसको भाग दे दिया जाएगा। ये जो भाग आएगा इसको फिर 1000 से भाग दे दिया जाएगा। ये जो भाग आएगा उसको फिर 1000 से भाग दे दिया जाएगा। 1000 से भाग आने पे जो भाग आएगा उसका जो आएगा, मान लो सपोज करो वो 10,200 आता है, मान लो सपोज करो, तो 200 तो छोड़ दिया जाएगा, 500 तक के अंकों को निकाल दिया जाएगा, 500 तक की बात को निकाल दिया जाएगा। तो उसको 500 तक की बात को निकाल के मान लो सपोज करो 10,000 आता है। अगर हम ये मानते हैं कि इसको गुणा घटा भाग करने के बाद में दस हजार आता है तो उसे फिर उससे भाग दे दिया जाएगा। तो उसके हिसाब से ये मैं फार्मूला आपको प्रेषित कर देता हूं, दिखा देता हूं। ये फार्मूला है जो आप देख लें, किताबों में मिलेगा आपको। राज्य की कुल जनसंख्या बटे विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, और उसका जो है भाग जो है फिर 1000 से कर दिया जाएगा, और उसकी जो संख्या आएगी उस संख्या के आधार पर विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का यह माना जाएगा कि वो इतनी वोट देने का अधिकारी है। विधानसभा का जो सदस्य होगा वो इतनी वोट दे सकता है। फिर वो वोट डलवाई जाएंगी, किसकी कितनी वोटें आएंगी वो बात काउंटिंग का मामला है। अब उसके बाद में जैसे विधानसभा हो गया, इसी तरीके से संसद की बात चलेगी। संसद के जो सदन है उसमें क्या किया जाएगा, टोटल जो जितनी राज्यसभाएं हैं, जितने भी प्रदेश हैं, उनके जो टोटल मत हैं उनके टोटल मत कर लिए जाएंगे सारी राज्यसभाओं के जो ऊपर करे गए, जैसे उनके सबके मत एक बार फिर जो है मतों की पूरी संख्या कर ली जाएगी जो आएगी निकल के, मतों की कुल संख्या कितनी आई है, जो मिले हैं वोट, और संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या, उससे उसे भाग कर दिया जाएगा। तो राज्यसभा वाले, राज्य के जो विधानसभा के लोग हैं वो तो उसके मुताबिक वोट डालेंगे जो उनका क्राइटेरिया बना, और संसद जो है उस हिसाब से वोट डालेंगे जो उनको ये आंकड़ा दिया गया, इस भाग के बाद जो आया उसका वो आंकड़े के हिसाब से बांटेंगे। तो ये तो इसकी प्रक्रिया रही। अगर इससे संबंध में कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है, इससे संबंध में कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उसका निपटारा उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। अगर कोई कहता है इलेक्शन में गलती हुई है, बेईमानी हुई है, ये हुआ कुछ हुआ है, तो उसका निर्धारण जो है, या प्रक्रिया सही नहीं हुई या वोटे की गिनती में गड़बड़ रही है, तो उसको निर्धारण जो है उच्चतम न्यायालय करेंगे। अब एक राष्ट्रपति होने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, यह भी इंपॉर्टेंट पहलू है। पहली बात तो भारतवर्ष का नागरिक होना चाहिए, और 35 साल की जो उम्र है वो कंप्लीट कर ली हो। किसी निर्वाचन मंडल में के मतदाता सूची में उनका नाम होना चाहिए, अर्थात भारतवर्ष में कहीं ना कहीं पर वो एज ए मतदाता एनरोल्ड होने चाहिए। कहीं पर भी हो इंडिया में, पूरे इंडिया में वो मतदाता के रूप में, संसदीय निर्वाचन मंडल में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। और
लाभ का कोई पद, किसी भी उसमें कोई लाभ का पद नहीं होना चाहिए। मान लो सपोज करो लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य हैं, ऐसे आदमी कोई कंटेस्ट कर लेते हैं, तो जिस दिन उनका चुनाव हो जाएगा उस दिन से ही वो पद उनका खाली हो जाएगा। अर्थात जिस समय पोस्ट धारण करेंगे, शपथ लेंगे, उससे पहले उन्हें सारे लाभ के पद जो है छोड़ने पड़े। सॉरी। तो ये जनरल सी सामान्य सी वो है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने वाली जो आवश्यकता है, जो लोकता सभा में खड़े हो इलेक्शन लड़ने वाले के लिए योग्यता होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। तथा निर्वाचक मंडल जो है, कोई भी मतदाता सूची, उसमें नाम होना चाहिए कहीं के भी इंडिया के। और भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अधीन सरकारों में से किसी के अधीन निम्नलिखित किसी स्थानीय प्राधिकारी के अधीन कोई पद या लाभ ग्रहण ना करे। कोई पद वगैरह नहीं उन पे पास होना चाहिए। तो ये राष्ट्रपति का मैंने आपको जो है कैसे राष्ट्रपति भवन में आएंगे, 53 में क्या चुनाव की प्रक्रिया 54 में कैसे होगी, 55 में कौन सी पद्धति इस्तेमाल की जाएगी, उसका फार्मूला क्या है, किस तरीके से वोटिंग की जाएगी, थोड़ा जटिल फार्मूला है और बहुत ज्यादा स्टडी की जरूरत है। और लेक्चर में अगर बताने लगूंगा तो पूरा 30 मिनट का लेक्चर खत्म हो जाएगा। ये मैंने जो इसका बेसिक फंडा फार्मूला था वो आपको क्लियर कर दिया, और मैंने ये बता दिया कि राष्ट्रपति चुने जाने के लिए क्या क्या आवश्यक हो। भारत का नागरिक हो, 35 साल की उम्र पूरी कर ली हो, कहीं ना कहीं मतदाता हो, और कोई लाभ का पद नहीं होना चाहिए, अर्थात कोई नौकरी वगैरह कोई ऐसा धंधा ना करे। एक्चुअली क्या है, पहले राष्ट्रपति के इलेक्शन में कोई भी व्यक्ति खड़ा हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं। अब क्या है कि हर व्यक्ति आके खड़ा हो जाता था और इसका दुरुपयोग होता था और एक मजाक सा उड़ता था। छोटे मोटे भी आदमी इलेक्शन में लड़ने के लिए तैयार हो जाते थे, मतलब वैसे ही जिनको 4 आदमी जानते नहीं है, तो यहाँ काउंटिंग करने में दिक्कत में परेशानी होती थी। तो अभी एक नियम बना दिया गया है, जो भी कोई ये कहता है कि मेरी पार्टी का ये राष्ट्रपति होगा, तो वो अपने जो भी पार्टीज हैं, बहुमत के दल के लोग हैं या विपक्ष है, वो अपने अपने पदों का, पहले से तो हमारे यहाँ ये होता है कि हमारे यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव जो है आपसी सहयोग से होता है। कोशिश ये की जाती है कि कंट्रोवर्सी ना रहे राष्ट्रपति के चुनाव में। पक्ष विपक्ष दोनों मिलकर, सत्ताधारी दल और वो मिलकर एक अच्छे आदमी को सिलेक्शन कर ले। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बात नहीं बनती। जो बहुमत दल का नेता होता है वो चाहता है कि मेरी आदमी का सिलेक्शन हो जाए, और जो विपक्ष होता है, जिसके कम पार्टी के सदस्य होते हैं, कम मतलब कम उनके कम आदमी जीत के आए हैं, वो चाहते हैं कि मेरे आदमी हो। इलेक्शन की जिम्मेदारी, तभी ये इलेक्शन की दिक्कत आती है, अदरवाइज इलेक्शन की जिम्मेदारी की दिक्कत नहीं आती। अधिकतर बिना इलेक्शन के काम बन जाता है, लेकिन कुछ स्थितियों में इलेक्शन हो जाता है जब आपस में कन्फ्रंटेशन होता है। तो उसमें यह है कि जो हमने ये फार्मूला बताया है, जिन जिन को उसमें वोटिंग राइट है, राज्यसभा और एमपीज को जिनको राइट है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, चुनाव के लिए जो मतदाता हैं, जो वोट डालेंगे, उनमें से कम 50 मतदाता राष्ट्रपति के नाम का एक अनुमोदन, वो प्रस्ताव बनावें, अर्थात प्रस्तावित करें, और 50 आदमी उनका समर्थन करें, मतदाता, अर्थात कम से कम 100 व्यक्ति यदि ऐसा पत्र बनाकर प्रस्तुत करेंगे, तब वो मामला आगे बढ़ेगा। और उपराष्ट्रपति के लिए कम से कम 20-20 आदमी, 20-20 मतदाता
और मतदाता भी कौन से, जो कि विधानसभा और संसद वाले जो मतदाता, ये जो जिनको वोट डालने का अधिकार है, जैसा पहले आगे बताया, उसमें कम से कम 50 मतदाता जो हैं वो तो उन्हें वो करें, और 50 ही जो है उनको अनुमोदित, अर्थात 100 व्यक्ति हुई, 100 एमपी एमएलए की जरूरत पड़ेगी, एमएलए एमपी की जरूरत पड़ेगी। तो 100 जनों से कम ऐसा 100 संसद के आदमी ऐसा ही लिख के देंगे, तब बात मतदाता जो है वो 100 मतदाता होने चाहिए। और राष्ट्रपति के लिए कम से कम 20-20 होने चाहिए, उपराष्ट्रपति के लिए। और 15,000 शुल्क जमानत रूप में हो सकता है, जमानत राशि हो सकती है, लेकिन ये मैं आज बता रहा हूं, हो सकता है घट बढ़ गई हो, लेकिन लेटेस्ट नहीं है, ये हो सकती है कि कम बढ़ती हो, लेकिन इतना इसमें एक मैंने वो पढ़ा था, उसमें 15,000 रुपए किताब में, तो 15,000 रुपए का शुल्क का जिक्र करती है वो किताब। अब इन्हें क्या तनख्वाह मिलेगी, क्या भत्ते होंगे, ये भी मेरे पर पुराना ही आंकड़ा है। 5 लाख रुपए के करीब वेतन का था, आज शायद अब कुछ बढ़ावा होगा, तो आप इसे गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं, लेकिन जो मैंने वो पढ़ा है अभी देख लेते हैं। ये कोई इशू नहीं है तनख्वाह का, क्योंकि ये बदलती रहती है, इसलिए इसके बारे में कोई सैलरी ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये भी 5 ही लाख रुपए दिखा रहे हैं, 5 लाख रुपए मंथली सैलरी, गूगल भी 5 लाख रुपए मंथली दिखा रहे हैं। तो 5 लाख रुपए सैलरी हो सकती है, और बिना किराए का मकान, अर्थात राष्ट्रपति भवन जैसा आप जानते हैं, ये इनको रहने के लिए, और जो सुविधाएं वहां हैं वो सारी की सारी राष्ट्रपति को उपलब्ध कराई जाएंगी। राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाएंगे वो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाएंगे। यदि किसी वजह से उनकी अवेलेबिलिटी सुनिश्चित नहीं हो पाती है, तो जो सबसे सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे वो राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ दिलाएंगे। देखिए, राष्ट्रपति पद में तो कई जने खड़े हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति जैसी शपथ ले लेते हैं तब उनका नाम बहुत सम्मान्य दृष्टिकोण से, महामहिम, आदरणीय, इस तरीके से फिर शब्दों के साथ उनका उच्चारण, और इसी तरीके से सर्वोच्च न्यायालय के जजों का उसी तरीके से उच्चारण किया जाता है। तो उनके नाम में कभी लेटर वगैरह कहीं भेजें तो महामहिम शब्द का जरूर इस्तेमाल करें। तो उच्चतम न्यायालय के जज साहब होने चाहिए जो उन्हें शपथ ग्रहण कराएं। राष्ट्रपति की साहब की अवधि का कार्यकाल 5 वर्ष होगा, या तब तक जब तक के उनके दूसरे उत्तराधिकारी का चयन ना हो जाए। देखिए, टाइम देखता हूं कितना है, फिर आपको बताना पड़ेगा मुझे। 5 मिनट है, लगता है कि हम शायद पूरा कर सकते हैं।
उससे फिर अगला टॉपिक भी स्टार्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति महोदय को उनके पद से एक बार चुनना जितना कठिन है, उनको उनके पद से हटाना और भी कठिन है। संविधान ने बहुत ही फुल प्रूफ व्यवस्थाएं की है, भारतीय संविधान ने, इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। हम लोग इसका दुरुपयोग करते हैं संविधान का, लेकिन संविधान निर्माताओं ने कोई कमी ना छोड़ी। इस तरीके से गढ़ा है संविधान को कि कोई एक आदमी सोचे ना कि शक्तिशाली बन जाऊं तो शायद पॉसिबिलिटी नहीं है। चलो हम आगे आते हैं, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, हमारे पे 4 ही मिनट रह गए। आदरणीय राष्ट्रपति महोदय को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा ही हटाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया में पढ़ना चालू करता हूं और सुनना चालू करें आप। अगर राष्ट्रपति के खिलाफ कोई ऐसा आरोप है या कोई ऐसी बात है जिससे लोगों को लगता है कि राष्ट्रपति संविधान के मुताबिक कार्य नहीं कर रहे, तब उनको हटाने के लिए एक जटिल प्रक्रिया या जिसका नाम महाभियोग कहलाता है, उसके तहत उन्हें हटाया जा सकता है। साधारण एकदम नहीं हटाया जा सकता, किसी की पावर नहीं कि उन्हें हटा दे। जिस तरीके, क्योंकि उनको चुनने वाले भी बहुत सारे हैं, वो पूरे इंडिया की वोट से चुने जाते हैं। पूरे इंडिया का मतदाता की वोट उन पे पहुंचती, उन पे है, किसी भी रूप से पहुंचती हो, वो सीधी ना जाकर टेढ़ी करके पहुंचती है, लेकिन पहुंचती राष्ट्रपति के पास है। तो बहुत सारे लोगों ने उन्हें चुना है, तो उन्हें हटाने के लिए विधि भी कठिन होनी चाहिए। तो ये जटिल प्रक्रिया महाभियोग की उच्चतम न्यायालय के जजेस को हटाने के लिए और राष्ट्रपति साहब को हटाने के लिए ये प्रक्रिया का पालन होना अनिवार्य है। वरना तो कोई भी आएगा, जो सत्ताधारी आएगा, राष्ट्रपति उठा के फेंक देंगे। ऐसा नहीं होने का। तो हमारे संविधान में इसकी बहुत बढ़िया व्यवस्था की गई। हो सकता है ये टॉपिक मेरा पूरा नहीं हुआ तो मैं आगे पूरा करूंगा। मैं सोचता हूं इसे मैं पूरा करूं ही ना भी, क्योंकि महाभियोग में ये मेरा टाइम लेगा। और चलो मैं देखता हूं, क्योंकि अब टाइम नहीं रह गया, 2 मिनट सारे रह गए, 2 मिनट रह रहे हैं। चलो देखता हूं हो जाता तो। संसद के किसी एक सदन द्वारा लगाया जाएगा। महाभियोग की प्रक्रिया में जो है, जो कोई तो महाभियोग का जो है आरोप जो है संसद के किसी एक सदन द्वारा लगाया जाएगा। 2 सदन है, दोनों में से एक सदन जो है आरोप लगाए। आरोप एक संपर्क अर्थात रिजोल्यूशन के रूप में होगा। आरोप जो लगाया जाएगा वो एक रिजोल्यूशन के रूप में होगा। रिजोल्यूशन क्या होगा? पहले तो रिजोल्यूशन पास किया जाएगा संसद में, आपस में करके करेंगे, और 14 दिन में लिखित रूप से, 14 दिन में लिखित रूप से वो प्रस्तुत किया जाएगा। और वो जो रेजोल्यूशन होगा, देखते हैं इसको, नहीं अभी थोड़ा सा टाइम लेगा। महाभियोग ज्यादा लंबा प्रोसीजर है, नहीं हो पाएगा। 30 मिनट हो चुके हैं और महाभियोग की प्रक्रिया समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और महाभियोग को हम इतनी जल्दी नहीं, वो उसमें 2 मिनट में हो ही नहीं पाएगा ये। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं, वहां हम आपको राष्ट्रपति की महाभियोग का क्या प्रोसीजर है, किस तरीके से महाभियोग लगा के राष्ट्रपति साहब को हटाया जा सकता है, क्योंकि उनका हटाने की जो प्रक्रिया है वो बहुत जटिल है और इतना आसान नहीं होता। तो इसलिए हम आपसे उस पर डिस्कस करेंगे। अभी
नेक्स्ट लेक्चर में। कल मुलाकात होती है आपसे। नमस्कार।